एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, मीन्स ये बॉन्ड्स हैं, फॉरेन करेंसी में भी है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? नॉर्मल शेयर्स में। आर फॉरेन करेंसी यूजली डॉलर्स में होते हैं ना, एफसीसीबी। कई बार इसका फुल फॉर्म आता है, ट्रस्ट मी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। मींस कई बार एग्जाम इतने भी इजी आते हैं कि लगता है कि इसका फुल फॉर्म भी याद नहीं आता है। ठीक है, डिनोमिनेटेड कन्वर्टेबल डेट पेपर इशूड बाय कंपनीज इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट टू बी अंडरस्टूड बाय द वे ऑफ कन्वर्टेबल विथ ओनली डिफरेंस दे आर जनरली ऑप्शनली कन्वर्टेबल एंड इशूड ऑफशोर, ऑफशोर मीन्स इंडिया से बाहर। ठीक है, इन डिफरेंट डिनोमिनेशन अंडर गाइडलाइन एज डिफाइंड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन इसको कौन डिफाइन करते हैं? इनकी गाइडलाइन को आरबीआई। और इनमें जो पेमेंट होता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ देश बॉन्ड, फॉरेन करेंसी में होता है। लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटीज में, तो जो डिविडेंड पेड होता है वो रुपीज में होता है। और जो रुपीज में अगर अपने को डिविडेंड मिल रहा है, तो उसमें जो करेंसी रिस्क होगा वो इन्वेस्टर के पास होगा। ठीक है, एफसीसीबी को है वो रेगुलेट होता है आरबीआई के नोटिफिकेशन के थ्रू। फेमा एक्ट लगता है इसमें, अंडर फेमा। ठीक है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ऑर्डिनरी शेयर थ्रू डिपॉजिटरी रिसिप्ट 1993 ले डाउन द गाइडलाइन फॉर सच इशू। ठीक है, फेमा का जो एक्ट है वो ये लगता है 1993 का। ठीक है, फिर होता है इक्विटी लिंक डिवेंचर्स, ईएलडी, फ्लोटिंग रेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे लास्ट कल मैंने बताया था कि फिक्स रेट होता है, ये फ्लोटिंग रेट होता है, जिसका इंटरेस्ट किसके बेस्ड में होता है? ऑफ अंडरलाइंग इक्विटी एसेट सच एज निफ्टी 50, एसएनपी, सेंसेक्स एंड इंडिविजुअल स्टॉक और एनी कस्टमाइज बास्केट ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज मुझे ना एक बार कमेंट में यस लिखिएगा, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, द इशूअर ऑफ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट एट प्री डिटरमाइंड पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो एक प्री डिटरमाइंड पार्ट होता है वो सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स, जो प्रिंसिपल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना, उस पार्ट को यूज किया जाता है ऑप्शन बाय करने में। ठीक है, विच प्रोवाइड द एक्सपोजर टू रिटर्न ऑफ इक्विटी। ठीक है, इसमें क्या होता है? फुल कैपिटल प्रोटेक्शन मिलता है इन्वेस्टर्स को। ऐसा स्ट्रक्चर ये प्रोडक्ट है। अब फुल प्रोटेक्शन का मतलब जरूरी नहीं है कि उसमें रिस्क ना हो, कैपिटल रिस्क ना हो। ठीक है, ईएलडी कैरी कैरी क्रेडिट रिस्क। और इस क्रेडिट रिस्क को कौन रेट करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जैसे यहां पे इक्विटीज का था, वैसी यहां पे कमोडिटीज पे आप ट्रेड करोगे। ठीक है, फ्लोटिंग रेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है कमोडिटी लिंक डिवेंचर्स में, जिसका रेट इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग कमोडिटी एसेट्स। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट आता है एमबीएस, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज एंड असेट बेस। तो मॉर्गेज में क्या होता है? आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द रिसीवेबल एंड कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल असेट सच एज होम लोन। तो होम लोन को बोलते हैं एमबीएस, ये याद रखिएगा। होम लोन जो है वो एमबीएस के अंडर आता है। ठीक है, ऑटो लोन, रेंट रिसीवेबल, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल एंड अदर्स। तो जो कैश फ्लो जनरेट होता है दिस असेट्स में यूज टू मीट द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द बॉन्ड इशू। जो बॉन्ड इशूड होता है, तो इसमें जो कैश फ्लो जनरेट होता है उससे इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है। ठीक है, द इशूअर इज एबल टू क्रिएट लिक्विडिटी इन अदर इलिक्विड असेट बाय सिक्योरिटाइजिंग दैट। ठीक है, ये भी जो एमबीएस और असेट बेस्ड सिक्योरिटीज है वो क्रेडिट रेटेड होते हैं और लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, क्वेश्चन आता है कई बार एमबीएस का फुल फॉर्म या एबीएस क्या होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या है कि न्यू प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब इस इसको ध्यान दीजिएगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एवरी टाइम एग्जाम हमें यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, क्या कौन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये बताता हूं, पहले इनका फंक्शन क्या होता है।
ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं जो वेरियस इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। ठीक है, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, ये एज अ ट्रस्ट काम करता है। ठीक है, और इन्वेस्टर को क्या मिलता है? यूनिट। यूनिट, मैंने पैसे लगाए तो मुझे यूनिट मिलेगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। इसमें फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, क्योंकि एज लॉन्ग एज दे मीट द नेसेसरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहां से, एक तो मैंने ये बता दिया कि एज अ ट्रस्ट काम करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट ये, फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ असेट। ठीक है, जो रेगुलेशन स्टिपुलेटेड मिनिमम अमाउंट ऑफ असेट दैट हैव बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग असेट। आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना है? ट्रस्ट कहां पे इन्वेस्टमेंट करती है? रेवेन्यू जनरेटिंग असेट्स में, जैसे REITs। ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 80% जो असेट्स है उसको रियल एस्टेट असेट्स में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का 90% ऑफ यूनिट को इन्वेस्ट करती है रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, और ये असेट्स को डायरेक्टली हेल्ड किया जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, रियल एस्टेट 80%, इंफ्रास्ट्रक्चर 90%। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट आता है कि दोनों केस में आपको एटलीस्ट 90% जो रेवेन्यू जनरेट होती है, कैश फ्लो आपके पास जो आता है, उसको आपको यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको भूल ना जाना। फिर होता है कमोडिटीज, बेसिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, इनको क्या है कि इंटरचेंजेबल हो जाते हैं अदर्स गुड से। जैसे बार ऑफ गोल्ड क्या है? एक गोल्ड का बार क्या होता है? कमोडिटीज है। लेकिन एक ज्वेलरी क्या है? ज्वेलरी मेड ऑफ द गोल्ड इज नॉट अ कमोडिटी। ये एक बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक यहां से ये सोचिए, इस लाइन से भी क्वेश्चन आया था, तो आप समझिए कि वर्कबुक का इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर वुड बी डिफरेंट टू इनडिफरेंट टू डिफरेंट बार ऑफ गोल्ड एज लॉन्ग एज क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिमेन सेम। ठीक है, लेकिन ज्वेलरी के केस में क्या होता है? अपन डिजाइन ज्यादा प्रिफर करते हैं, इवन दो देयर वेट एंड क्वालिटी में बी द सेम। कमोडिटीज दो टाइप की होती है हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड कमोडिटीज क्या होती है? जिसको नेचुरल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, माइंड और एक्सट्रैक्ट, जैसे कोल, क्रूड ऑयल्स, मेटल्स। ठीक है, सॉफ्ट कमोडिटीज में क्या आते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, लाइक ग्रेन्स एंड पल्सेस। ये भी क्वेश्चन आया है बॉस, ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के भी इजी क्वेश्चन आते हैं। सॉफ्ट कमोडिटीज में कई बार मेरे कुछ स्टूडेंट सॉफ्ट कमोडिटीज में कोई क्रूड ऑयल लिख के आ गया, क्योंकि वो लिक्विड है इसलिए सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट का मतलब ये नहीं होता है कि वो लिक्विड है। ठीक है, सॉफ्ट मीन्स एग्रीकल्चर, हार्ड मीन्स जो माइंस एंड मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किया आपने। ठीक है, कमोडिटीज आर लार्जली ट्रेडेड गुड्स होते हैं दैट आर मीन फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कंजप्शन। इन्फ्लेशन एंड प्राइस ऑफ कमोडिटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड। ये पॉइंट याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन और कमोडिटीज का प्राइस डायरेक्टली रिलेटेड है। इन्फ्लेशन हाई होगा तो कमोडिटीज का प्राइस भी हाई होगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज कैन हेल्प प्रोटेक्ट रियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी वैल्यू हमेशा प्रोटेक्ट रहेगी इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, कुछ कमोडिटीज का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, स्टोरेज कॉस्ट, तो वो सूटेबल नहीं होते इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? उसको स्टोरेज कैसे करेंगे उसका? ठीक है, लेकिन प्रीसियस मेटल्स की बात आती है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट माना जाता है। बाकी कमोडिटीज की लाइफ शॉर्ट लाइफ होती है, लेकिन प्रीसियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर की लाइफ भी लंबी होती है, और स्टोरेज कॉस्ट ऑफ दिस मेटल्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू देयर वैल्यू। अब
1 kg ऑफ गोल्ड को स्टोर करने में कितना कॉस्ट आएगा, उसका एज कंपेयर टू देयर वैल्यू सोचिए। ठीक है। फिर होता है कमोडिटी ईटीएफ। जैसे आपने इक्विटीज के ईटीएफ देखे हैं, इंडेक्स के देखे हैं, वैसे कमोडिटीज के हैं। ठीक है। अभी तो पॉपुलर है गोल्ड का ईटीएफ, मोस्ट कॉमन गोल्ड के ईटीएफ पॉपुलर है। ठीक है। तो कमोडिटी ईटीएफ इज द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इन्वेस्ट द पूल इन्वेस्टमेंट इन रेंज ऑफ फिजिकल कमोडिटीज। ठीक है। इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन कमोडिटी ईटीएफ बाय बाइंग द यूनिट ऑफ द फंड। ठीक है। The value of the unit largely move with the net asset value of the fund, which in turn move in a line with the commodities price. Commodities price जैसे ऊपर जाएगा, वैसी जो यूनिट के प्राइस हैं वो भी ऊपर जाते हैं कमोडिटी। ठीक है। नेक्स्ट वन, मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मैनेज मीन्स क्या होता है, आप बाय और सेल कर रहे हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट और स्पेसिफाइड प्राइस। आप प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज प्री डिटरमाइंड। ठीक है। बायर क्या होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में गेन करते हैं अगर प्राइस ऊपर गया, लॉस होता है अगर प्राइस रिवर्स हुआ। ठीक है। मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिफर टू पोर्टफोलियो ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर ही में ट्रेड करेंगे, लेकिन एक्टिवली मैनेज बाय द प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। प्रोफेशनल्स, ऐसा नहीं है कि कोई सुबह उठा बोला बाय कर लो, नहीं, प्रोफेशनल्स, आपको पता भी नहीं होगा। वैसे ही मैनेज कमोडिटीज फ्यूचर भी होते हैं। ठीक है। फिर होता है वेयर हाउस रिसिप्ट। क्या होता है कि मैं वेयर हाउस गया, वहां पे मैंने सामान रख दिया, गुड्स को रख दिया वहां पे, उसके बदले में मुझे रिसिप्ट मिल गई, उसको वेयर हाउस रिसिप्ट बोलते हैं। इसमें से भी एक दो बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। बहुत ही सिंपल है। एनआईएसएम के जो आरए का एग्जाम है ना, इसमें ये याद रखिएगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं। इसमें अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपका जो स्कोरिंग का जो चांस होता है कि आप 70+ स्कोर कर सकते हैं, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपने वर्कबुक को अच्छे से पढ़ा है, मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया है उसको अगर आप अच्छे से रीड कर लिए हो ना, तो ट्रस्ट मी, आप थ्योरी में मिस्टेक नहीं करोगे। न्यूमेरिकल्स में मे बी द चांस मिस्टेक हो जाती क्योंकि लॉजिकल आता है, लेकिन इसमें मिस्टेक मत करिएगा। 70+ अगर अपने अपना टारगेट है तो माइंड में 70+, ये याद रखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज को कहां पे अपन इशू करते हैं, कौन परचेज बाय इन्वेस्टर, ट्रांसफर कहां पे होता है, सिक्योरिटीज मार्केट में। कहां पे बाय करना है सेल करना है, तो सिक्योरिटी मार्केट में। सिक्योरिटीज मार्केट है टू इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल सेगमेंट। तो पहला होता है प्राइमरी, जो जिसको बोलते हैं न्यू इशू मार्केट। ठीक है। फ्रेश से सिक्योरिटी, जो आईपीओ है ना, आईपीओ फ्रेश, इससे पहले कभी मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो फ्रेश सिक्योरिटीज आईपीओ के द्वारा लिस्ट होती है। और सेकेंडरी मार्केट में कौन से ट्रेड होते हैं, जो ऑलरेडी इशूड हो चुके हैं मार्केट में, वो। यस। मैं नोट्स आपको दे दूंगा। ठीक है। देयर बाय इनेबलिंग इन्वेस्टर टू एग्जिट। जैसे फ्रेश आईपीओ में क्या होता है, आपको आईपीओ मिला तो जैसे लिस्ट होता है क्या करते हो आप, एग्जिट भी कर लेते हो बहुत अच्छा गेन मिल गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को आईपीओ नहीं मिलता है, तो उनको लगता है कि इसमें गेन ज्यादा मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, यानी कि एंट्री कर लेते हैं। तो नए इन्वेस्टर बाय करते हैं, ऑलरेडी जो इन्वेस्ट कर चुके हैं वो एग्जिट कर लेते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट मतलब बाइंग एंड सेलिंग चलती है, इसलिए उसमें लिक्विडिटी भी अच्छी बनी रहती है। तो जैसा मैंने बताया प्राइमरी मार्केट, तो एक पब्लिक इशू होता है। सिक्योरिटीज आर इशू टू मेंबर ऑफ पब्लिक, एनी वन एलिजिबल टू इन्वेस्ट, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, उसको पब्लिक इशू बोलते हैं। इसको रिटेल इशू ऑफ सिक्योरिटीज भी बोला जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ, ऑफर ऑफ शेयर्स, आईपीओ द फर्स्ट सेल ऑफ कॉर्पोरेट कॉमन शेयर टू इन्वेस्टर एट लार्ज। ठीक है।
आईपीओ का पर्पस क्या होता है कि रेज इक्विटी कैपिटल फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस है, आपको पैसे चाहिए, ठीक है, आपका बिजनेस है, आपको पैसे चाहिए, तो आप क्या किया, आईपीओ ले आए अपनी कंपनी का इक्विटी कैपिटल के थ्रू, कि आप और ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर राइजिंग कैपिटल फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टर इज डिफाइंड बाय सेबी in its regulation and include minimum requirement for net tangible asset, profitability and net worth। अब आप एलिजिबल हो कि नहीं पब्लिक इन्वेस्टर्स यानी कि आईपीओ के लिए, तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, आप रेगुलेशन को फॉलो करोगे कि नहीं करोगे सेबी का, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रूवल मिलता है, ठीक है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट आईपीओ का कि मैंडेटरी लिस्टिंग होनी चाहिए शेयर्स की नेशनल वाइड स्टॉक एक्सचेंज में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनएससी और बीएससी में ही लिस्टेड होना है, ऐसा नहीं कि कहीं और कर दिया आपने लिस्टिंग, नहीं किया आपने लिस्टिंग, पब्लिक परेशान हो रही है, तो नेशनल वाइड स्टॉक और डीमेट के फॉर्म में करना, ठीक है। ये यहां से देखिएगा कितने क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बनेंगे, ये लाइन तो बन गई। सेकंड होता है सेबी रेगुलेशन ऑल्सो स्पेसिफाई द proportion ऑफ शेयर टू बी एलोकेटेड टू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। एलिजिबिलिटी इशू क्या है कि 35% ऑफ शेयर शुड बी एलोकेटेड टू रिटेल इन्वेस्टर्स। 100 शेयर अगर आप इशूड कर रहे हो तो 35% आप रिटेलर्स को दोगे, ठीक है। और वाइल एटमोस्ट 50% जो शेयर्स है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एलोकेट करोगे, ठीक है। अदर इन्वेस्टर को जो रिमेनिंग पार्ट बचा 50 प्लस 35, तो 15% बाकी होगी। ये भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा हमेशा। एग्जाम एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम, अगर आप वेटेज देख के अगर आप तैयारी कर रहे हो कि इस चैप्टर का इतना वेटेज है तो इसको ज्यादा फोकस करूं, तो सॉरी कई बार मिस्टेक हो सकती है। 2009 में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एंकर इन्वेस्टमेंट। एंकर सर इन्वेस्टमेंट का इसमें मतलब क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें आपने बोला? ये जो मैंने लाइन की ना कि मैंडेटरी लिस्टिंग एनएससी में है, नेशनल वाइड स्टॉक एक्सचेंज में होनी चाहिए। रिटेलर्स के लिए कितने परसेंट शेयर्स एलिजिबल है, 35%। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 50%। ये क्वेश्चन आते हैं। और रिटेलर किसको बोलते हैं, जो 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 लैक्स और लेस देन 2 लैक्स, ठीक है। एंकर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल सर बायर। रिटेलर रिटेलर इन्वेस्टमेंट तो एक आम आम कस्टमर होगा ना, जो नॉर्मली अकाउंट खोल के ट्रेड करता है। कौन, जो रिटेलर्स। रिटेलर्स में तो वही आएगा ना, जो आम हाँ रिटेलर्स है, हाँ, लेकिन 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट कर रहा है अगर वो आईपीओ में, तो रिटेल इन्वेस्टर कहलाएगा वो, जी जी। ठीक है। एंकर इन्वेस्टर्स कौन होता है, ये क्वेश्चन भी आता है, हु इज इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस। एंकर इन्वेस्टर्स को कितना मिलना चाहिए एलोकेटेड, अप टू 60% प्रोपोर्शन ऑफ यूआईबी। ये 35% यहाँ पे आपने देखा ना, 50%, तो 50 का 60% एंकर इन्वेस्टर्स को जाता है। और एंकर इन्वेस्टर के लिए जो आईपीओ की ओपनिंग होती है 1 डे बिफोर होती है फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एलोकेशन प्राइस ऑफ एंकर इन्वेस्टमेंट कैन बी लोअर देन फाइनल इशू प्राइस। सर फिर से रिपीट करना, आपने बोला वनडे पहले, हाँ, मतलब 1 डे पहले। आईपीओ आज आपके लिए ओपन हुआ ना पब्लिक के लिए, एंकर इन्वेस्टर के लिए बीडिंग 1 डे पहले स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको देखना है ना कि कौन सा आईपीओ कितना अच्छा कर रहा है, जी जी। तो लोगों का ना, लोगों के व्यू मत देखिए, सोशल मीडिया मत देखिए, बस देखिए कि एंकर इन्वेस्टर कौन है उसमें। अगर एंकर इन्वेस्टर है, ज्यादा से ज्यादा एंकर इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्ट दिखाए हैं, मीन्स आईपीओ सुपर हिट होने एंकर वाला है। एंकर इन्वेस्टर कौन होगा सर? जो 10 करोड़ से ऊपर की बीडिंग करते हैं, ओके सर, ओके। ठीक है, ये जस्ट मैंने बताया। देखिए मैं आपको एक चीज सर बताता हूँ, यस। इसके लिए उनको कोई सेपरेट कोटा मिलता है क्या, क्यूआईबी हाँ, को? क्यूआईबी का है ना, ये एंकर इन्वेस्टर आते हैं, क्योंकि 100% तो रिटेलर्स खरीद नहीं सकते ना।
अच्छा, तो उनको हाँ लगभग कितना परसेंट सिक्स जनरली आईपीओ का देखिए हो जाता है? 50% जो है क्यूआईबी का है, उसका 60%। मतलब 30%। यस। अच्छा, तो वो हाँ स्ट्रेट अवे क्यूआईबी को जाता है। हाँ ओके, क्यूआईबी को और जाता एच है। एन आई? कैन बी, एच एन आई के कैन लिए? बी, जरूरी नहीं। अभी एचएनआई का भी बात करेंगे, एचएनआई अभी आया नहीं। अच्छा, ओके हेलो सर। ठीक है। ओके। यस यस। हाँ सर, अभी एक्चुअली जब भी आईपीओ आता है तो हम लोग नॉर्मली उसका कभी कभी ग्रे मार्केट प्राइस भी देखते हैं। तो तो ग्रे ये जो मार्केट वो एंकर गलत है। इन्वेस्टर्स है वही इसमें क्या? नहीं नहीं, ग्रे मार्केट अलग चीज है। वो तो डब्बा मार्केट के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है, लेकिन ग्रे मार्केट नहीं देखना चाहिए। आप देखो एंकर इन्वेस्टमेंट कितने इंटरेस्ट लिए हैं, वो ना न्यूज़पेपर में आता ही आता है कि कौन सा एंकर इन्वेस्टर आने वाला है। वो तो अभी फिर आप दस्तक। हम इनके सर, अगर हम लोग को फिर अगर इंफॉर्मेशन निकालना है कि लिए कोई कोई आईपीओ आ रहा है हाँ। तो उसका एंकर इन्वेस्टर्स कौन है या उसमें इंटरेस्ट कैसा, तो हम लोग को कहाँ से पता चल सकता है? न्यूज़पेपर, गूगल सर्च करिए, मिल जाएगा। सर अभी किसी दिन। न्यूज़पेपर में सर सर बीच एक में चीज तो और अभी पूछना आया थी। था एक का, तो हाँ उसमें हाँ। लिखा रहता है क्या? नहीं नहीं, वो आपको न्यूज़ में मिलेगा, आपको डिटेल सर्च करना पड़ेगा गूगल में, या अच्छा, ओके। कुछ ऑफिशियल वेबसाइट होती है जो बताती है कि एंकर इन्वेस्टर कितने ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। कई बार फॉल्स भी रहता है, लेकिन उसको चेक आपको करना है। यस। सर एंकर अच्छा, इन्वेस्टर ओके। अगर कम होते हैं तो जैसे बिड उनको पहले मिलती है, तो जब सेकेंड डे मार्केट कभी खुलता है आईपीओ तो नीचे भी खुलता है ऊपर भी खुलता है, तो एंकर इन्वेस्टर से ही होता है ये सर। देखिए वो डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर, लेकिन एंकर इन्वेस्टर ज्यादा होते हैं ना, तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है ज्यादा एंकर इन्वेस्टर्स हैं। जी जी। कई बार क्या होता है कि एंकर इन्वेस्टर तो पार्टिसिपेट कर लिए, लेकिन मार्केट में ऐसी न्यूज आने वाली है जिसके कारण पूरा ओवरऑल मार्केट कोलैप्स होने वाला है। तब तो एंकर इन्वेस्टर कोई भी हो, वो तो एग्जिट करेगा ही करेगा। तो ये साइकोलॉजी है। ये एंकर इन्वेस्टर्स को लॉकिंग पीरियड नहीं रहता क्या? इसका लॉक इन पीरियड रहता है। ठीक है। ये लॉक वन इन ईयर पीरियड रहता है ना सर, रहता है। बाकी के इंस्टीट्यूशन के जैसा हाँ है? इंस्टीट्यूशंस का भी रहता है लॉक इन पीरियड, लेकिन वो डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैलिड है, इसको अभी आगे अपन देखेंगे लॉक इन वाला भी। ठीक है। केवल आप एंकर इन्वेस्टमेंट समझिए कि 10 करोड़ से ऊपर हुआ तो एंकर इन्वेस्टर। ये पॉइंट भूल मत जाइएगा, एग्जाम में आता है 10 करोड़ या 10 से ऊपर पब्लिक इशू में। ठीक है। 60% प्रोपोर्शन ऑफ क्यूआईबी। ठीक है। और जो उनको एंकर इन्वेस्टर को क्या होता है, फाइनल इशू प्राइस से कई बार कम प्राइस में भी एलोकेट होता है थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोफिट। ठीक है। वॉल्यूम एंड वैल्यू देखिए यहां पे लिखा भी है, वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ एंकर सब्सक्रिप्शन सर्व एज अ इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ द बायर, क्वालिटी ऑफ द ऑफर। कितने वॉल्यूम में है और कितना वैल्यू एंकर सब्सक्रिप्शन मिला। ठीक है। एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, प्रेस इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक और ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक। प्रेस इशू ऑफ सिक्योरिटीज या ऑफर फॉर पब्लिक इज कॉल्ड एफपीओ। ठीक है। कभी कंपनी को लगता है कि उनको और ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, या अपना डेप्ट को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, इक्विटी कैपिटल प्रेस इशू ऑफ कैपिटल करते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में। ठीक है। कई बार फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ऑफर फॉर सेल भी होता है। ठीक है। जैसे पब्लिक शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, कई बार क्या होता है, यूजली हैपन व्हेन इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द पब्लिक शेयर होल्डिंग इन द कंपनी टू मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, यानी कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर्स क्या है, कुछ सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, द नंबर ऑफ इन्वेस्टर टू whom शेयर आर इशूड अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शुड नॉट एक्सीड 50। ये याद रखिएगा, ये आता है प्राइवेट प्लेसमेंट में 50 से ज्यादा इन्वेस्टर्स नहीं होने चाहिए। इन्वेस्टर्स मीन इंस्टीट्यूशंस, 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। हेलो सर। यस। ये सर एक बार 50 वाला पार्ट एक बार फिर से बताओ ना। 50 मीन्स 50 प्राइवेट प्लेसमेंट जो बड़े प्लेयर्स हैं, 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, मतलब मोर देन 50 प्लेयर्स कैन नॉट सब्सक्राइब, नहीं नहीं, ऐसा? 50, हाँ 50 से वो ज्यादा भी सब्सक्राइब। वो भी सर इंस्टीट्यूशनल के लिए ही होगा, हाँ प्राइवेट में। केवल इंस्टीट्यूशंस के लिए, केवल इंस्टीट्यूशन 50।
तो सर यहाँ पे अभी या जो 10 करोड़ वाला वगैरह पार्ट है वो उसमें एंकर है। एंजल इन्वेस्टर्स का भी आता है? हाँ वो एंकर है, वो एंजल अभी ओ, आएगा आगे, एंजल आएगा। अच्छा। लेकिन 50 में हो सकता है आप बहुत पैसे वाले हो तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये प्राइवेट प्राइवेट प्लेसमेंट होती है शेयर्स की मेड बाय लिस्टेड कंपनी टू सर्टेन आइडेंटिफाई कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड एंड बैंक्स, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेबी ने जो गाइडलाइन डिफाइन की है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कॉर्पोरेट टू बी एबल टू रेज कैपिटल थ्रू क्यूआईपी, ठीक है। कल अपन ने प्रिफरेंशियल शेयर्स देखे थे, प्रिफरेंशियल इशूज, ठीक है। प्रिफरेंशियल इशूज से भी क्वेश्चन आते हैं। अब मैं किस चीज को बोलूं कि नहीं आता है, सब आता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही है। प्रेफरेंशियल इशू मींस अ इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय द लिस्टेड इशूअर टू एनी सेलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, ठीक है। और डज नॉट इंक्लूड अ ऑफर फॉर पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इसमें कहीं इंक्लूड नहीं है वो, ठीक है। प्रिफरेंशियल इशूज में ये इशूअर रिक्वायर्ड टू, आपको कंपाइल करना पड़ेगा सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार, ठीक है। आपको प्राइसिंग डिस्क्लोजर इन द नोटिस, लॉक इन पीरियड भी होता है उनका, एडिशनल रिक्वायरमेंट भी आपको कंपनी एक्ट के तहत उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी रेगुलेशन रिस्पेक्ट टू पब्लिक इशू डू नॉट अप्लाई टू प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। Private place security can be listed on a stock exchange provided it meets the listing requirement of SEBI and the stock exchange. Private placement of security can be done by company irrespective of whether it has made a public offer of share or not, ठीक है। फिर राइट एंड बोनस इशू आता है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको पैसे की जरूरत है एज अ कंपनी, आपको पैसे की जरूरत है लेकिन आप फ्रेश शेयर इशू नहीं करना चाहते, तो सिक्योरिटीज आर इशूड, क्या करते हो, ऑलरेडी जिनके पास शेयर्स हैं ऑफ द कंपनी एज स्पेसिफिक कट ऑफ डेट, तो उनको आप मोर सिक्योरिटीज ऑफर करते हो, ज्यादा सिक्योरिटीज, ठीक है, इन द केस ऑफ राइट। और विदाउट उनके कंसिडरेशन बोनस दिया जाता है। बोनस के लिए वोटर यानी कि जो इक्विटी होल्डर्स है ना, उनसे कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है, ठीक है। बोनस, बोथ राइट एंड बोनस आर ऑफर इन पर्टिकुलर रेशियो। आपने बोनस और राइट इशू देखा होगा, एक रेशियोज में होते हैं, उसका एक रिकॉर्ड डेट भी होता है कि उस रिकॉर्ड डेट में अगर आपने सिक्योरिटीज अपने पास हेल्ड की है तभी आपको मिलेगा। देखिए अब एक क्वेश्चन यहां से आता है, इन्वेस्टर हु हैज बीन अवॉर्डेड राइट शेयर हैज 3 ऑप्शन। पहला एक्सरसाइज द राइट, मींस आपको राइट मिला है, किसी शेयर्स के राइट्स मिले हैं, ठीक है। राइट राइट्स को सेल कर दिया, आपको इतने राइट्स मिले, आपने सेल कर दिया। थर्ड क्या किया आपने, उसको लैप्स होने दिया, कुछ नहीं किया उसमें आपने, ठीक है। ये 3 ऑप्शन होते हैं। आता है क्वेश्चन यहां से, इसको याद रखिएगा राइट से रिलेटेड। इन केस ऑफ बोनस, एडिशनल शेयर आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, आप विदाउट कंसिडरेशन। कंपनी कैन इशू बोनस शेयर ऑनली, लेकिन बोनस शेयर कंपनी कब इशू करती है, जब उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग हो। अर्निंग को उन्होंने बहुत दिन से रिटेन करके रखा था, तब आपको बोनस शेयर इशू होगा, ठीक है। तो जब बोनस शेयर इशूड होता है तो रिटेन जो अमाउंट है, रिटेन अर्निंग, वो ट्रांसफर हो जाती है शेयर कैपिटल्स में। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफशोर एंड और ऑनशोर ऑफरिंग क्या होता है, ऑफशोर मने का मतलब होता है कि आप आउटसाइड ऑफ कंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि आप कैपिटल राइज करें। सर एक ऑनशोर बार का मतलब रिपीट करेंगे सर फिर से ये पॉइंट पिछला, कौन सा, अभी जो बताया है आपने शेयर का, शेयर एज द 3 ऑप्शन में क्या क्वेश्चन आएगा उसमें सर? ये ये वाला आप बोल रहे हैं राइट शेयर्स का?
जी सर, जी सर, जी सर भाई। ये राइट शेयर्स को क्या करना है, एक्सरसाइज कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, या तो लैप्स होने देता है। आपको राइट मिलता है, आप क्या करते हो? या तो जी सर। मैंने उस एक्सेप्ट कर लिया, या तो जी उसको जी मार्केट में सेल कर दिया, या तो जी उसको कुछ नहीं किया तो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जी। ठीक है। सर मतलब इन्वेस्टर्स को टाइम लिमिट दिया रहेगा ना कि इतने हाँ, टाइम टाइम लिमिट में ही मिलता है, एक्सेप्ट हाँ। करना है ऐसे। टाइम लिमिट भी अच्छा। मिलता है उसमें। हाँ, ये जो है ना, ये टाइम लिमिट की बात अपन ना आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें ये डिटेल में होगा कि टाइम लिमिट कितनी मिलती है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की बात होगी। अभी ये चैप्टर 2 है तो केवल अपन टेक्निकल वर्ड्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी डिटेल भी आने वाले चैप्टर्स में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑफरिंग क्या होता है? मैंने बता दिया कि ऑनशोर मीन्स डोमेस्टिक मार्केट में, ऑफशोर मीन्स आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है। ऑफर फॉर सेल, offer for sale is the form of share sale where the share offer in the IPO or FPO are not fresh shares। फ्रेश शेयर्स नहीं होते ऑफर फॉर सेल। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स को सेल करते हैं, ठीक है, जो उनको अलॉट हुए थे। ऑफर फॉर सेल से आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि फ्रेश कैपिटल इशू नहीं हो रहा है। ऑफर फॉर सेल जनरली कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इंडियन गवर्नमेंट है, वह पब्लिक सेक्टर यूनिट है ना, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनीज है, उसमें जो डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है वो होता है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आता है। डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफर फॉर सेल की तहत शेयर्स को सेल किया जाता है। ठीक है। और ऑफर फॉर सेल सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन प्राइमरी रूट से होता है। ओके। हेलो। यस सर। यहाँ पे अभी जो आपने बोला ना ऑफर फॉर सेल में जो शेयर होल्डर का जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहते हैं उनका ही एक पार्ट बेचा जाता हाँ है। तो हाँ, ये सेम चीज एफपीओ में भी होता है ना सर, क्योंकि एफपीओ में भी सेम ही होता है ना एफपीओ थोड़ा। में भी सेम होता है। ठीक है, लेकिन उसमें फ्रेश कैपिटल भी इशूड किया जाता है। या ओके, मतलब यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्टिंग का ही पार्ट रहेगा, एग्जिस्टिंग का उसमें थोड़ा भी ऑफर फॉर फ्रेश सेल इशू। यानी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास किसी कंपनी के 40% शेयर है। 40% शेयर तो आप ऐसे सेल नहीं कर सकते मार्केट में, गए और 40% अपलोड कर दिए अपने, ऐसा नहीं होता ना। तो वो ऑफर फॉर सेल निकालते हैं कि हम ये प्राइस बैंड में सेल कर रहे हैं, आपको चाहिए तो हमसे खरीदिए। तो ये होता है ऑफर फॉर सेल। होता है सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन, लेकिन प्राइमरी रूट से होता ओके, मतलब है। लाइक एफपीओ में थोड़ा फ्रेश इशू प्लस फ्रेश एग्जिस्टिंग इशू शेयर भी होल्डर होता का है, पार्ट लेकिन रहता है। यहाँ पे हाँ। सिर्फ एग्जिस्टिंग। हाँ ओके ओके, समझा। हाँ। या ठीक है। फिर ये स्वेट इक्विटी मीन्स आपकी मेहनत की कमाई। इसको अगर बोला जाए, यहां से भी क्वेश्चन कई बार आता है। अंडर सेक्शन 54 ऑफ कंपनी एक्ट, ऐसे एम्प्लॉइज, प्रमोटर्स, टेक्नोक्राट्स और ऐसे एम्प्लॉइज जिन्होंने बहुत मेहनत की है उस कंपनी के लिए, बहुत ज्यादा पसीने बहाए हैं, बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिए, सब भूल गए। तो ऐसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, टॉप मैनेजमेंट को मोटिवेट करने के लिए कंपनी फ्री में शेयर देती। ठीक है। इनका मकसद कैपिटल राइज नहीं करना है, आपको मोटिवेट करना है स्टाफ को, प्रमोटर्स को। कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है जिसके कारण वो कंपनी चल रही है, ठीक है, टेक्नोकार्ट्स है, ठीक है, तो इसमें न्यू शेयर्स इशूड किए जाते हैं। ठीक है। अब सेकंड है, देखिएगा यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, एम्प्लॉय स्टॉक सर ऑप्शन वो स्कीम। हाँ एक हाँ। वो न्यू शेयर इशू की जाती मीन्स वो प्रमोटर से ही कम होते हैं क्या, मतलब? नहीं नहीं, न्यू शेयर्स, प्रेस, फ्रेश उससे शेयर्स। स्टेक स्टेक डाइल्यूट होता है इससे। ओके। ट्रस्ट ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूं कि अगर आप चैप्टर 2 और 3 को बहुत अच्छे से 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे ना सर, इतना नॉलेज हम्म। मिलेगा, इतना नॉलेज है ना इसमें, पूछिए मत। मैं तो लास्ट 1 ईयर से सभी को पढ़ा रहा हूँ, लास्ट 1 से 2 ईयर्स, लेकिन मैंने इतना, मेरा भी नॉलेज आप लोगों से बात कर करके ना और इम्प्रूव होते जाता है। हाँ, कुछ वो भी नहीं। थोड़ा एक हाँ कंफ्यूजन था, एक हाँ हाँ बोनस हाँ। शेयर इशू करते हैं। तो बोनस आपने कहा बोनस सबके कि लिए उस होता है, हाँ।
हाँ, तो उसकी अर्निंग कौन से अकाउंट में जाती है, मतलब कहाँ कहाँ सेटल होती है, बोला आपने कुछ तो देखिए, बोल जो रिटेन अर्निंग होती है ना, जैसे मेरे को लास्ट लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था तो मैंने ओके। डिविडेंड नहीं दिया, तो अर्निंग को हाँ हाँ। रिटेन करके रखा। अब वो रिटेन राइट। अर्निंग है ना, इक्विटी कैपिटल में चली जाती है, ट्रांसफर होती है, वो पैसा इक्विटी कैपिटल में चला जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। वो ओके, नॉलेज जितने की। का बोनस दिया होगा उतना, हाँ ऐसा कुछ। हाँ हाँ, उतना अमाउंट। हाँ। बहुत मजेदार है ये एग्जाम। हेलो। बहुत, यस यस, बहुत मजेदार है, लेकिन क्या है, टाइम बॉन्ड है अपने पास। तो ठीक है, आप पूछिए। यस सर। और ये स्वेट स्वेट में आपने बोला फ्रेश इशू होता है, बट वो सिर्फ एक्सक्लूसिव टू एम्प्लॉयज ही रहेगा ना? एम्प्लॉयज जरूरी नहीं है, आपको देगा वो जरूरी नहीं है, मेरे को देगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन कंपनी को सेम लगता है। कंपनी। हाँ, तो कोई ये भी इसमें कंपनी। और राइट इशू में क्या फर्क है फिर? राइट इशू नहीं है, ये तो आप मेहनत की हो ना, कंपनी को आपने बनाया तो आपको फ्री में शेयर मिल गए। राइट इशू अलग चीज है, ये तो आपको राइट। ऐसे ही दे दिया गया। आपने वो कंपनी बनाई है तो आपको दे दिया गया। राइट सर इशू और ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास हाँ रहता है, हाँ, इसलिए। राइट राइट, जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो अलग चीज है, इसको आप एक बार रिवीजन करिएगा तब कंफ्यूजन कंप्लीट होगा। अब देखिए, राइट। अभी अभी तो आप कंफ्यूज थे ना, अभी और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉयज को क्या होता है, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे शेयर इशू किया जाता है। जैसे मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, कंपनी का नाम है ए, कंपनी का शेयर चल रहा है मार्केट में 500 रुपया, या चलो 100 रुपया चल रहा है, लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत वो मुझे 80 रुपीज में शेयर अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका टाइम है, 1 साल का उन्होंने टाइम दिया, आप 1 साल के भीतर आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो। ठीक है, या 1 साल से भी ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव वही है कि अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। तो एम्प्लॉय अगर शेयर्स खरीदते हैं कम दाम में तो वो और ज्यादा मोटिवेट होंगे कि हमें कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयज को यहाँ पे जबरदस्ती नहीं होती है, अगर आप एम्प्लॉयज अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ठीक है, इस ऑप्शन को आपको दिया जा रहा है, आपको खरीद लेना है 80 में ले लीजिए, नहीं लेना है तो भी कोई बात नहीं है। बस आपको मोटिवेट करने के लिए 100 रुपए की चीज 80 में दिया जा रहा है। तो सर इसमें बॉन्ड भी देते होंगे कि अगर करंट प्राइस 100 रुपये चल रहा है, 80 में मिल गया तो सेल तो कर नहीं पाते होंगे कर तुरंत। देते हैं, अच्छा, कर लॉक इन देते नहीं हैं। रहता है। ठीक है। सर अभी ये जो आपने बताया स्वेट इशू में जो शेयर्स अलॉट होते हैं, तो हाँ उसमें फिर वो जो फ्री में ही शेयर अलॉट होते हैं हाँ, बराबर फ्री में। एम्प्लॉयज को, तो उसमें जो अलॉट होने के बाद अभी जब भी एक्सेस शेयर अलॉट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली थोड़े दिन के बाद प्राइस नीचे आते रहेगी ना फिर? नहीं नहीं, नहीं होता ऐसा, प्राइस अलग चीज है, उसका प्राइस से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये जो बातें अपन की हो रही, प्राइस तो मार्केट डिसाइड करता है, वो नीचे स्वेट 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 इक्विटी में उतना ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं होता, इश्यू बहुत वॉल्यूम भी नहीं लिमिटेड होता होता है। है। मान लीजिए आप अच्छा कर रहे हैं तो मैंने आपको 10,000 शेयर दे दिए, लेकिन ओके। इक्विटी जो स्टेक्स होती है ना वो डाइल्यूट होती है, क्योंकि फ्रेश इशू शेयर किया जाता है। और ट्रस्ट में, ये जो अपन डिटेल में अभी पढ़ रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, एवरी टाइम। सर इक्विटी जो स्टेज डाइल्यूट होती है वो समझा नहीं, मतलब वो ये कंसेप्ट अभी डाइल्यूट की। अभी अपन आने वाले क्लासेस हेलो। हेलो। कि जब भी फ्रेश शेयर्स इशू होते हैं तो इक्विटी डाइल्यूट होती है, स्टेक डाइल्यूट होते हैं ऑनर्स के, या आपके भी हैं या हमारे पास भी हैं, वो डाइल्यूट होता है, ये याद रखिएगा। एक पॉइंट, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस करेगी आपको ये सब चीजें भी समझ में आएगी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब भी फ्रेश शेयर्स इशू किए जाते हैं स्टेक डाइल्यूट होता है। यस यस सर, और यस सर, एनी क्वेश्चन सर? नहीं। ओके ओके, कोई भी क्वेश्चन है पूछते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन ने थोड़ा सा भी अपना बेस को वीक किया, या यस यस यस, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है?
दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओटीसी। ओटीसी मार्केट क्या होता है कि मैंने दो पार्टीज मिलके, दो काउंटर पार्टीज मिलके निगोशिएट कर लिए, ठीक है, सिक्योरिटीज ट्रेड हुई और ओवर द काउंटर सेटल हो गई, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड में यानी कि जो सेटलमेंट या ट्रेड हुआ वो अपन ने एक्सचेंज में किया। तो ऑप्शन ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, वेयर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट इज डन थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और जो सेटलमेंट की गारंटी कौन लेता है? क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, which act as a counterparty and guarantee the settlement of trade to both buyer and seller, exchange traded market, ठीक है। ट्रेडिंग क्या है? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल सिक्योरिटी इन टर्म एज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कैन बी डन आइदर इन ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, ठीक है। स्टॉक एक्स फीचर है वो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम दैट फैसिलिटेट इफिशिएंट एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड, ठीक है। फिर होता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट आर पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी। मैंने बाय किया, आपने सेल किया, तो सेल आपने किया तो आपको पैसे मिलने चाहिए, ठीक है, और मैंने बाय किया है तो मैं आपको पैसे पे करूं, ठीक है। तो क्लियरिंग एक्टिविटी इज ऑल अबाउट द नेट ऑब्लिगेशन ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, यानी कि आज एक दिन के ट्रेड में किसने बाय किया, किसने सेल किया। तो जिसने बाय किया है उससे अपन पैसे लेंगे और जिसने सेल किया है उससे अपन शेयर की डिलीवरी लेंगे, ठीक है। तो ओटीसी मार्केट में क्या होता है? जो भी सेटलमेंट होता है वो डायरेक्ट काउंटर पार्टीज के बीच होता है। क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन का वहां कोई काम नहीं है, लेकिन एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंजेस में क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन का रोल होता है, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन अपन परफॉर्म करते हैं ब्रोकर के द्वारा करते हैं, कोई भी आप कोई भी ऐप यूज करते हैं तो एक ब्रोकर ही है वो, उनका एक क्लीयरिंग हाउस होता है, ठीक है, उसके तहत ही आप सेटलमेंट होता है, ठीक है। अगर आपने शेयर्स की डिलीवरी नहीं दी या पैसे टाइम पे नहीं दिए तो आपको पेनाल्टी भी लगता है, ठीक है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है कि आप डिफॉल्ट कर गए या कोई और डिफॉल्ट कर गया, तो ऐसा काम उसमें नहीं होता है। ओटीसी ट्रांजेक्शन में ये होता है कि कोई भी काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि ओटीसी ट्रांजेक्शन में क्या होता है? काउंटर पार्टी डिफॉल्ट सबसे बड़ा रिस्क होता है उसका, या क्रेडिट रिस्क होता है, ठीक है। ओटीसी मार्केट में मैंने जैसे बताया कि क्रेडिट रिस्क होता है, कोई भी डिफॉल्ट कर सकता है, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड वर्ल्ड में क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन है, यस। वो बल्क डील को फिर ओटीसी काउंटर बोला जाएगा क्या? बल्क डील अगर ऑफ ऑफ मार्केट में की गई है, हाँ, ठीक मतलब है, प्री ओपन हाँ, मार्केट में की जाती है ना? नहीं, प्री ओपन जरूरी नहीं है। जैसे एक कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसने दूसरे इंस्टीट्यूशन से बाय और सेल किया, तो वो भी बल्क डील में ही आता है, हम्म। लेकिन उसका प्राइस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ओके। कई बार ये भी होता है, हम्म। ठीक है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड मार्केट है, डिफॉल्ट की गारंटी काउंटर पार्टी के डिफॉल्ट हो, यानी कि काउंटर पार्टी की गारंटी लेता है कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर होता है वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट एंड देयर एक्टिविटी, ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट इन सिक्योरिटी मार्केट इंक्लूड बायर, सेलर एंड वेरियस इंटरमीडिएट, ठीक है। तो पहला होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है जहां पे बायर एंड सेलर ट्रांजेक्शन करते हैं ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी, जैसे एनएससी, बीएससी एंड एमएससीआई, ये नेशनल वाइड है। क्वेश्चंस आते हैं डिपॉजिटरीज क्या होती है? जो आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखती है, लाइक शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड यूनिट ऑफ इन्वेस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपका ब्रोकर नहीं रखता है, ये जो डिपॉजिटरीज रहती हैं वो रखती। इन्वेस्टर जो जब ओपन करते हैं ना अकाउंट थ्रू रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये प्रोवाइड करते हैं सर्विस रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, और जो शेयर्स होते हैं वो डीमेट फॉर्म में होते हैं। आप विश्वास मानोगे, आज से 2 साल 2.5 साल पहले जब मैं एग्जाम दिया हूं तो इसका फुल फॉर्म आया था,
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, इसको याद रखिएगा। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL, ये दोनों का फुल फॉर्म याद रखिए, ठीक है। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट क्या होते हैं? इज अ एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी थ्रू विच इट इंटरफेस विद द इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट इनेबल इन्वेस्टर टू होल्ड एंड ट्रांजैक्ट इन सिक्योरिटी इन डीमैट अकाउंट, ठीक है। आपको इन्वेस्टर लेवल पे अकाउंट मेंटेन करना है एज अ बाय द डी, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। फिर होता है ट्रेडिंग मेंबर्स। ट्रेडिंग मेंबर या स्टॉक ब्रोकर्स एक ही चीज है। आर रजिस्टर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो फैसिलिटेट कराते हैं बाय और सेल ट्रांजेक्शन ऑफ इन्वेस्टर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ऑल सेकेंडरी ट्रांजेक्शन ऑन स्टॉक एक्सचेंज हैव टू बी एसेंशियल कंडक्ट टू द रजिस्टर ब्रोकर, ठीक है। ट्रेडिंग मेंबर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर होते हैं ऑथराइज पर्सन, सब ब्रोकर जिनको कहा जाता है, ठीक है, एजेंट। लेकिन सेबी ने क्या किया, जितने सब ब्रोकरशिप है एज वेल एज ऑथराइज पर्सन नेटवर्क, ठीक है। तो 2018 से सब ब्रोकर को एज अ इंटरमीडियरी सेल सीज टू एग्जिट विद अप्रैल 2019 सभी को ऑथराइज पर्सन बना दिया गया है। सब ब्रोकर बोलते जरूर हैं लेकिन माइग्रेट कर दिया गया है AP में, ठीक है। और ट्रेडिंग मेंबर्स भी, अगर सब ब्रोकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब बाय स्टॉक एक्सचेंज बाय लॉ और सेबी रेगुलेशन अगर फुलफिल करता है तो उसको ट्रेडिंग मेंबर भी बना दिया जाए, ठीक है। फिर कस्टोडियंस होते हैं। कस्टोडियंस आर द एंटिटी दैट इज चार्ज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होल्ड फंड। कस्टोडियन से क्वेश्चन आते हैं। कस्टोडियन इज द एंटिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं फंड होल्ड करने का और सिक्योरिटी ऑफ लार्ज क्लाइंट। लार्ज क्लाइंट में कौन है? बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं। वो क्या करते हैं? सिक्योरिटीज की सेफ गार्ड करते हैं, ठीक है, और ट्रांजेक्शन को भी सेटल करते हैं ऑफ सिक्योरिटीज। और कोई कॉर्पोरेट एक्शन आ रहा है उसको भी ट्रैक करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट। तो कस्टोडियन का काम क्या है? मेंटेनिंग अ क्लाइंट सिक्योरिटीज एंड फंड अकाउंट, कलेक्टिंग द बेनिफिट और राइट अक्यूरिंग टू द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज। क्लाइंट को इन्फॉर्म भी करते हैं जो भी एक्शन लेना हो और उनके बिहाफ में लेते भी, ठीक है, और क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। फिर क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन मैंने बता दिया है, अभी फिर आ गया ये। क्लीयरिंग बैंक होता है। क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, क्लीयरिंग मेंबर्स बनते हैं उसमें। क्लीयरिंग मेंबर्स को अपना अकाउंट क्लीयरिंग बैंक्स में खोलना होता है, ठीक है। तो क्लीयरिंग बैंक्स में पे इन और पे आउट होता है। मीन्स सिक्योरिटीज आपको, अगर आपको या तो सिक्योरिटीज मिलेगी या तो आपको फंड देना होगा, दो में से एक ही काम होता है, ठीक है। देखिए मर्चेंट बैंकर, आपने किसी ने पूछा था नहीं, एंजल एंजल जो बोले थे आपने, तो मर्चेंट बैंकर्स आर एंटाइटी रजिस्टर्ड विद सेबी एंड एक्ट एज अ इशू मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और लीड मैनेजर। तो जो IPO आता है ना सिक्योरिटीज मार्केट में, इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी, तो मर्चेंट बैंकर देख, दे आर सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट फॉर इशूअर ड्यूरिंग अ न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। दे इवेल्युएट द कैपिटल नीड ऑफ इशूअर, स्ट्रक्चर द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट एंड इन्वॉल्व इन प्राइसिंग द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जब तक सिक्योरिटी इशूड नहीं हो जाती, लिस्ट नहीं हो जाती, उसका इंटायर इशू प्रोसेस मर्चेंट बैंकर का काम है, ठीक है। ये इंगेज भी रहते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं, जैसे रजिस्ट्रार, ब्रोकर, बैंकर्स एंड अंडरराइटर एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू, ठीक है। सबको मैनेज यही करते हैं मर्चेंट बैंक। अब बढ़िया कुछ टॉपिक आ रहा है, अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स कौन है? जैसे प्राइमरी मार्केट IPO है और आपको पता है कि वो इन्वेस्टर्स ने ज्यादा बाय नहीं की, ठीक है, पब्लिक ऑफर आया था तो जो पोर्शन था पब्लिक का वो सब्सक्राइब नहीं हुआ,
तो दे सर्व एज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन इन प्राइमरी मार्केट, providing the issue the comfort that security being offered to public do not elicit the desired demand from investors. तो अंडरराइटर्स आते हैं, वो बाय करते हैं सिक्योरिटीज, ठीक है। और जब अंडरराइटर्स अपना कमिटमेंट देते हैं इनिशियल स्टेज ऑफ आईपीओ, उसको हार्ड अंडरराइटिंग बोलते हैं। सॉफ्ट अंडरराइटिंग कब होती है? जब प्राइस उसका डिटरमाइन हो जाता है उसके बाद। The share that devolve are usually placed with other financial institutions, thereby limiting the risk to the underwriter. सॉफ्ट अंडरराइटिंग्स में आपको एक क्लॉज प्रोवाइड करती है कि आपको एग्जिट भी प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड द ऑप्शन टू एग्जिट फ्रॉम कमिटमेंट इन इवेंट ऑफ सर्टेन इवेंट ऑफ थिंग। तो ये अंडरराइटिंग, यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसको याद रखना बहुत जरूरी, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेंट्स, पहला होता है एफपीआई। एफपीआई क्या होते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं। इज अ एंटाइटी स्टेबलाइज और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, बाहर के हैं, आउटसाइड ऑफ इंडिया के हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडिया में। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं तो पहले उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सेबी के थ्रू टू पार्टिसिपेट इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। तो एफपीआई को पहले अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सेबी के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड होना है। फिर होते हैं पी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट्स। ऐसे इंस्ट्रूमेंट सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन एफपीआई टू ओवरसी इन्वेस्टर, जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ विद द मार्केट रेगुलेटर, ठीक है। तो पी नोट प्रोवाइड होता है एक्सेस टू इंडियन सिक्योरिटी टू देश इन्वेस्टर्स। तो इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स, ओके, पीएनस, ठीक है। फिर होते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनको भी पूल्ड मनी मिलती है छोटे छोटे इन्वेस्टर से कलेक्ट करके, या बड़े इन्वेस्टर से, उनको भी एक बहुत अच्छा फंड मिलता है। तो म्यूचुअल फंड में एक होते हैं फंड मैनेजर, उनकी एक रिसर्च टीम हो जो मेजर डिसीजन लेती है कंपनी की कि किसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कितने परसेंटेज। और इन्वेस्टर को क्या मिलता है? म्यूचुअल फंड में यूनिट मिलती है, ठीक है। फिर इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कोर बिजनेस इज टू इंश्योर, ठीक है। क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी का? इंश्योर करेंगे आप, ठीक है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ को, जनरल है तो आपके व्हीकल्स को, हेल्थ को, ठीक है। इनके पास भी बहुत पैसा होता है, ठीक है। दे आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी की भी एक डेजिग्नेटेड पीपल की टीम हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। फिर होते हैं पेंशन फंड। ये फंड स्टेबलाइज टू फैसिलिटेट और ऑर्गेनाइज द इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट फंड कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर और इवन ओनली द एम्प्लॉय इन द सम केस। या तो दोनों के द्वारा मिलेगा, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, कई बार केवल एम्प्लॉयज के द्वारा, ठीक है। तो इनके पास भी ह्यूज कॉर्पस होता है, बहुत पैसा होता है, ठीक है। तो बहुत सारी जो लार्ज कॉर्पोरेट है, बड़ी कॉर्पोरेशन जो होती है, अपना खुद का इन हाउस फंड चलाती है। जैसे स्टेट बैंक का हो गया, ठीक है, उनका इन हाउस, ठीक है। इनके पास भी बहुत पैसा होता है और सबसे बड़े लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर होता है वेंचर कैपिटल फंड। ये भी एक म्यूचुअल फंड की तरह एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है, लेकिन वेंचर कैपिटल फंड कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है? जो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, ऐसी कंपनी जो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म ग्रोथ का, ठीक है। द लॉन्गर गेस्टेशन पीरियड, हायर रिस्क। इनके पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ का तो है, लेकिन इस पे रिस्क भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ब्रिंग मैनेजर और टेक्निकल एक्सपर्टाइज एज वेल एज अलॉन्ग विद कैपिटल। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं ना, वो आपको पैसे भी देते हैं, साथ में आपको मैनेजर और टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप इस स्टेज में हो और ज्यादा ग्रोथ करो और पैसे कमाते रहो,
फिर होते हैं प्राइवेट इक्विटी इन टर्म यूज डिफाइंड फंडिंग अवेलेबल टू कंपनी इन अर्ली स्टेज, एक्सपेंशन और बायो, ठीक है, या तो एक्सपेंशन के लिए या तो बायो। तो इन्वेस्टी कंपनी में भी प्राइवेट हेल्ड और पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। तो ये प्राइवेट इक्विटीज वेंचर कैपिटल फर्म्स ही है, लेकिन ये एज अ कंपनी काम कर, ठीक है। और ये द मनी इन द फंड इज कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर। जो पैसे प्रोवाइड करते हैं उसको लिमिटेड पार्टनर बोलते हैं, लेकिन जो इन्वेस्ट करते हैं और मैनेज भी करते हैं उनको जनरल पार्टनर्स कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हेज फंड। हेज फंड से ये मत समझिएगा कि यहाँ पे हेजिंग होना है, ठीक है। हेज फंड इज द इन्वेस्टमेंट व्हीकल from a number of investor invest the across the asset, across the product, across the geography। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी एसेट्स में किसी भी जियोग्राफी किसी भी देश में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न से मतलब होता है, इनको चाहिए पैसे बने हमारे, ठीक है, जहां से भी पॉसिबल हो, तो उसको हेज फंड।